अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। हम वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज पढ़ लिए थे, जिसमें था हमारे पास हेड टू टेल रूल, जिसको हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, जिसका मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करना। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के हम वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर? तो उसकी जो शेप आ रही थी पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद वेक्टर्स को, तो वो एज अ पैरेललोग्राम आ रही थी, इसलिए हम उसको कह रहे थे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। कुछ ही बात नहीं, ये हमारे पास सिंपली हेड टू टेल रूल के हिसाब से ही ऐड होते हैं। पैरेलल में कुछ डिफरेंट टाइप्स थे, उसमें ये था कि हम टेल से टेल को ऐड कर रहे थे, लेकिन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम हेड टू टेल रूल की तरह ही ऐड करेंगे और रिजल्टेंट भी वैसे ही आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर इस्तेमाल होते हैं। जब हम पॉलीगन लॉ कर रहे थे में हेड टू टेल रूल, उसमें हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर थे। पैरेलल में दो वेक्टर थे, लेकिन उनको जब ऐड कर रहे थे तो टेल से टेल ऐड कर रहे थे। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में भी हम सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड करेंगे। एडिशन हमारे पास सिंपली हेड टू टेल रूल के जरिए ही होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये जो है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ये एक ट्राइंगल बना रहा है, इसका शेप क्या है, ट्राइंगुलर शेप है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को आप जब भी आपस में हेड टू टेल रूल ऐड करोगे और रिजल्टेंट बनाओगे, तो वो हमेशा कोई ना कोई ट्राइंगल बनाएगा। लाजमी नहीं है कि वो राइट एंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल बना सकता है, स्केलेन ट्राइंगल बना सकता है। मींस दो साइडें बराबर हो सकती हैं, तीन साइडें आपस में बराबर हो सकती हैं, या तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो ये है हमारे पास ट्राइंगल्स की शेप में। जब भी अगर डेफिनेशन देखें, इट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारे पास दो वेक्टर्स की एडिशन है बाय हेड टू टेल रूल। एडिशन किस तरह होगी, हेड टू टेल रूल में होगी, which makes two side of a triangle। जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास दो साइड बनाते हैं ट्राइंगल की, एक ये और एक ये। क्लियर? ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड होती हैं, एंड रिजल्टेंट विल कंप्लीट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को कंप्लीट करेगा। मींस ए वेक्टर और ये दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड कंप्लीट करती है, थर्ड साइड जो है ट्राइंगल की वो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर ही कंप्लीट करेगा। क्लियर? अब हमारे पास इस ट्राइंगल में एंगल्स भी होती है। सपोज करें ये जो एंगल है मैं इसको दे देता हूं नाम थीटा का। क्लियर? ये जो एंगल है इसको नाम दे देता हूं मैं अल्फा, और ये जो एंगल है इसको नाम दे देता हूं मैं, मींस ये वाली एंगल चेंज कर देते हैं, ये एंगल थीटा, बी के अपोजिट वाले एंगल बीटा, ए के अपोजिट वाले एंगल अल्फा। वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिए। क्लियर? अब फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि हमारे पास अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन इसमें ये होता है लॉ ऑफ साइन। एक्चुअली कोसाइन हमने पैरेलल में किया था, लॉ ऑफ साइन ये है कि रेशियो ऑफ साइड टू अपोजिट एंगल angles of three sides and of three sides and three angles will be equal। अब हमारे पास रेशियो ऑफ साइड टू अपोजिट एंगल, हमारे पास ये जो ट्राइंगल की साइड बन रही है उसकी अपोजिट एंगल, ठीक है, साइड टू अपोजिट साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल का रेशियो, क्योंकि लॉ ऑफ साइन है तो हमारे पे अपोजिट एंगल साइन होगी। क्लियर? तो अगर हम करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या ये साइड आर हो रही है, तो हम आर लिख लें, आर वाली साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल, आर के जो अपोजिट एंगल है, ये देखिए आर साइड इसके अपोजिट एंगल थीटा है, तो ये कहलाएगी आपके पास साइन ऑफ थीटा। क्लियर?
अगर मैंने अल्फा बीटा गामा लिया है तो आप इसको गामा भी कह सकते हो, आर ऑफ थीटा, या फिर इसको लिख लें आप सिंपली आर ऑफ गामा। क्लियर? इज इक्वल टू, ये सब आपस में बराबर होंगे, थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। थ्री साइड अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए के अपोजिट एंगल, लेकिन क्या है, ए के अपोजिट साइड की अल्फा है तो साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ अल्फा ये बराबर होगी बी की वैल्यू, ये साइड बी है, बी इसकी साइड अपोजिट एंगल के बीटा, तो मीन साइन ऑफ एंगल वो क्या हो जाएगी, बीटा। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ साइन, कि ट्राइंगल की साइड्स को डिवाइड करना है अपोजिट साइन ऑफ एंगल, और ये तीनों साइन के जो रेशियोज हैं साइड्स के ये आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन, जो कि किससे आता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स की एडिशन है टू टेल रूल, वो हमारे पास बनाएंगी ट्राइंगल की दो साइड, जबकि रिजल्टेंट हमारे पास बनाता है ट्राइंगल की थर्ड साइड। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम में भी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, लेकिन टेल टू टेल अगेन उसको पैरेलली शिफ्ट किया तो हमारे पास एक शेप आ गई पैरेललोग्राम की, इसलिए उसको हम कह रहे थे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका फार्मूला था लॉ ऑफ कोसाइन, जो उसने बनाया था लॉ ऑफ कोसाइन था, वो हमारे पास था r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा थी, ये हमारे पास क्या थी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट की एंगल नहीं है, ये जो थीटा है ये किसकी है, दो वेक्टर्स के बीच की है। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल लॉ, कल हमने किया था कोसाइन लॉ। अब हम इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो जाए क्लियर। फिर नेक्स्ट में हम चले जाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स पे। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने लिखा है कि ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है 90, और उनका रिजल्टेंट हमारे पास फाइंड करना है। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ये रिजल्टेंट, ये ए वेक्टर कितना है आपके पास 3, और ये बी वेक्टर आपके पास कितना है 4 यूनिट, और ये जो एंगल थीटा है ये कितनी है आपके पास, दो वेक्टर्स के बीच की एंगल है 90, रिजल्टेंट एंगल नहीं 90। क्लियर? तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम हमें पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9 प्लस 16 और ये 25, और इसका जवाब 5, r का जवाब आता है 5। क्लियर? ये हमें पता है, हमने किया हुआ है पहले भी प्रॉब्लम कि a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 b की वैल्यू 4, 4 का 16, दोनों 25, रेडिकल का 25, 5। लेकिन हमें ये सॉल्व करना है लॉ ऑफ कोसाइन से, चेक करने के लिए कि हमारे पास सही है या नहीं। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है कि r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल। ये जो थीटा है ये दो वेक्टर्स के बीच की एंगल है। क्लियर? वैल्यूज पुट करते हैं, r इज इक्वल टू a का स्क्वायर क्या मीन 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर प्लस 2, 3 की वैल्यू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, और cos 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 प्लस 6, एंड ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 9 and 6 25, और 24 से 0 मल्टीप्लाई बाय 0, रेडिकल 25, और ये जवाब आ गया 5 यूनिट। तो लॉ ऑफ कोसाइन से भी हमारे पास जवाब देखें सेम आ रहा है, जो हमारे पास पाइथागोरस से आ रहा था वही का वही जवाब हमारे पास किससे आ रहा है, लॉ ऑफ कोसाइन से। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब ये एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, कि जैसे कि a की वैल्यू हम ले लेते हैं वो है 6 यूनिट, ठीक है, b की वैल्यू है आपके पास 3 यूनिट, एंगल जो है अब चेंज कर लेते हैं हम, वो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर? अब एंगल चेंज हो गई है हमारे पास, एंगल क्या हो गई है चेंज, सेम वैल्यू लेते हैं लेकिन एंगल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अब क्या होता हमारा सेम प्रॉब्लम, तो r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है cos थीटा का। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखें जवाब क्या आता है, a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर
प्लस बी मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, कोस हमारे पास क्या आ गया 60, पहले था 90 अब कोस हो गया 60, चेंज हो जाएगा वैल्यूज हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 24 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 24, cos 60 की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2, cos 60 हमारे पास क्या है 1/2। तो ये देखें 9 × 6 25 प्लस 2 का टेबल 1 टाइम इसको 12 टाइम, तो ये हो गया 12। तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 37 यूनिट। तो देखें फर्क आ गया, r अगर हम इसका रेडिकल निकालें तो ये हो जाएगा 6.02, इतना ही आएगा। तो ये है हमारे पास रिजल्ट लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके, फार्मूला सेम है, जो वैल्यूज आ रही है हमने उनको क्या करना है इसमें पुट कर देना है, वैल्यूज को रख देना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम करेंगे लॉ ऑफ साइन का प्रॉब्लम। अब लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है, रेशियो है किसका, हमने अभी किया था, ये देखें r इज इक्वल टू साइन गामा इज इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। अब ये 6 रेशियोज हैं, 6 वैल्यूज हैं, मींस गामा की वैल्यू, r की वैल्यू 2, अल्फा a 4, बीटा एंड b 6 वैल्यूज हैं। किसी भी इक्वेशन में हमारे पास ये 6 है, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, ये इज इक्वल टू 2 हैं। इनमें से हम सिर्फ 2 रेशियोज को ले सकते हैं, आइदर हम इन 2 रेशियो को लें या फिर हम इन 2 रेशियो को लें या फिर हम इन 2 रेशियो को लें। तीनों को रेशियोज को एक साथ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 2 रेशियोज को साइन लॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम ये 2 रेशियो लेंगे या हम ये 2 रेशियो लेंगे या फिर r और b वाला रेशियो लेंगे, क्लियर। तो यहाँ से आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन में हम सिर्फ एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, बाकी 3 गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि मेरे पास एक कोई ट्राइंगल बन रहा है, ये है, ये a की वैल्यू है, सेम 4 लिख लेता हूँ, b की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3, ये है हमारे पास r की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी है रिजल्ट। एंगल जो है तीनों, ये एंगल है 30, ये एंगल है 60, ये एंगल है 90। अपनी मर्जी ले ली, 3 एंगल ले लिए, 2 साइड्स गिवन है, r की वैल्यू मुझे नहीं गिवन, r की वैल्यू गिवन नहीं है, तो r की वैल्यू हमें चाहिए। तो किस तरह लेंगे हम, अगर सपोज करें मुझे ये एंगल 90 भी नहीं गिवन, ये एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ क्या है, बीटा है, ये मुझे गिवन नहीं है, बीटा की एंगल भी गिवन नहीं है। तो लॉ ऑफ कोसाइन में आपको मस्ट है कि यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज गिवन हो। 6 का रेशियो है ना, r और गामा, a और अल्फा, b और बीटा, 6 का रेशियो है। इसमें ये तो मस्ट होना चाहिए कि आपको 4 ऐसी वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, 2 ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए अल्फा, a की अपोजिट एंगल क्या कहलाती है अल्फा, r के अपोजिट एंगल गामा, b के अपोजिट एंगल बीटा, क्लियर। तो 2 चीजें नहीं गिवन, बीटा और r गिवन नहीं है, बाकी 4 चीजें गिवन है, मींस हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले r की वैल्यू चाहिए, तो हम किस तरह लिखते हैं, r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा, गामा की वैल्यू क्या है 30, तो ये हो गया 30, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन ऑफ गामा। अब सेकंड, अगर मैं b को लेता हूं तो मुझे बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ पर ट्राइंगल में देखें, अगर मैं b की वैल्यू ले रहा हूं तो बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए b को मैं नहीं ले सकता। किसको लूंगा, a को लूंगा, क्योंकि a के अपोजिट एंगल अल्फा गिवन है, तो a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। मैंने क्या कहा था, सिर्फ हम 2 रेशियोज ले सकते, 3 नहीं, तो हमने 2 रेशियो ले लिए, कौन से, r और a वाले। अब वैल्यूज पुट करें, r की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन गामा, गामा की वैल्यू क्या है 30, a की वैल्यू गिवन है क्या है 4, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 60। चलें, r डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू है 30, की वैल्यू है 1/2, क्लियर, इज इक्वल टू 4, साइन 60 की वैल्यू है रेडिकल 3/2, ये है वैल्यूज हमारे पास। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/रेडिकल 3, r की वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, r इज इक्वल टू 8 2 रेडिकल 3, 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 4 टाइम। तो r की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3।
तो ये है हमारे पास आर की वैल्यू। लॉ ऑफ साइन को यूज करके हमने क्या निकाल दी है, आर की वैल्यू निकाल दी है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 5 वैल्यूज गिवन है, सिर्फ बी की वैल्यू नहीं गिवन। तो बीटा वाला रेशो देखें ये बड़ा है, तो बीटा के लिए हम ये तो रेशो लाजमी लेंगे। अब ये वाला लें ये लें, आपकी मर्जी, दोनों की वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ r इज इक्वल टू 4/√3, तो ये r की वैल्यू मिली। अब अगर हम बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, बीटा की, तो हम किसका रेशो लेते हैं, a/sin अल्फा इज इक्वल टू b/sin बीटा। क्लियर, रेशो निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, sin अल्फा की वैल्यू क्या है 60, b की वैल्यू गिवन है 3, sin बीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो बीटा चला जाएगा इधर, ये इधर आपस में sin 60 क्या हो रहा है, डिवाइड यहाँ पे होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीन्स ये हो जाएगा sin बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय sin 60, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब sin बीटा की वैल्यू से इसको सोल्व करना है, sin बीटा इज इक्वल टू 3/4, sin 60 की वैल्यू रेडिकल 3/2, तो sin बीटा इज इक्वल टू 3 रेडिकल 3/8, बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इज इक्वल टू sin अल्फा 3 रेडिकल 3/8, तो ये है हमारे पास बीटा। अब अगर आप इसको सोल्व करके साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, बीटा की वैल्यू, मीन बीटा एंगल। तो लॉ ऑफ साइन से आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, कोई भी साइड फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट है कि आपको इन 6 क्वांटिटी में 6 पैरामीटर है यहाँ पे। लॉ ऑफ साइन के लिए 6 पैरामीटर में से 4 पैरामीटर एनी हाउ गिवन होने चाहिए, जबकि कोसाइन लॉ में इस तरह नहीं है। कोसाइन लॉ में आपके पास क्या, सिर्फ 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की एंगल चाहिए। लॉ ऑफ साइन में आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, कोसाइन लॉ में सिर्फ और सिर्फ आप 2 वेक्टर्स के बीच की एंगल फाइंड कर सकते हो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आप साइन लॉ की तरफ आते हो तो साइन लॉ में आप किसी भी साइड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो। तो मीन साइन लॉ मोस्ट जो है इफिशिएंट मेथड है कोसाइन लॉ से। लेकिन जब बात आती है, सिर्फ मोस्टली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और 2 वेक्टर के एंगल के, तो हमारे पास इजी पड़ता है लॉ ऑफ कोसाइन। जबकि साइन लॉ को यूज करने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स मस्ट है, 4 पैरामीटर्स हमारे पास होने चाहिए, तभी यूज होगा हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन यूज होगा हमारे पास। अब 2 फार्मूले और भी हैं लॉ ऑफ कोसाइन के, वो लिखते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास हमने कहा था 2 और फार्मूले, जैसे कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, 2 वेक्टर्स हैं, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये किसका फार्मूला, और दूसरा होता है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला। क्लियर, तो ये 2 फार्मूले हमारे पास, इसमें भी ये लॉ ऑफ कोसाइन है, कोई फर्क नहीं होता। अगर यहाँ पर a प्लस बी है मॉड में, तो ये जो हो जाता है हमारे पास प्लस वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास सेम है जो r का फार्मूला है। a प्लस बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस r, मैं इसको और इस तरह लिख लूँ क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा हुआ है, तो मॉड्यूलस के हिसाब से ही लिख लेते हैं, इजी रहता है समझना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ये हो जाएगा cos थीटा। ये आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। क्लियर। दूसरा है आपके पास ये माइनस वाला, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये इस तरह होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, 2ab अगेन एंगल सेम, इसको डिफरेंट तरीके से लिखें तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, माइनस आए तो माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ये क्या आपके पास a माइनस b। ये है आपके पास एडिशन में और ये है सब्ट्रैक्शन में। 2 फार्मूले इस तरह लिख सकते हैं आप कि ये a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करने, जबकि आपके पास गिवन हो, मीन्स अगर ये हो गिवन a इज इक्वल टू 3 यूनिट
एन बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 यूनिट और थीटा हो आपके पास 30 डिग्री, और आपसे कोई पूछे कि आपको a प्लस बी फाइंड करना है और a माइनस बी, तो किस तरह करेंगे? देखिए यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, a प्लस बी उसका मान, a माइनस बी उसका मान, तो इसमें आप माइनस के लिए ये फार्मूला लगेंगे, प्लस के लिए ये फार्मूला, इन दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे, जो जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये भी सवाल आपके पास आ जाते हैं पूछने के लिए। एक प्रॉब्लम हम और करते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिजल्टेंट का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 4 और थीटा हमारे पास फाइंड करना है। मीन सारे बराबर है, a वैल्यू भी मैग्नीट्यूड a का बराबर है, b का मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड बराबर, थीटा फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे? हमारे पास फार्मूला है a इज इक्वल टू अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करनी है। r की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगेन 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, cos थीटा आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ से मैं स्क्वायर खत्म करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, r सिंपली आप ये कह सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो r पे स्क्वायर, यहाँ पे रेडिकल खत्म, तो 4 का स्क्वायर 16 अगेन 16 प्लस 16 और ये हो जाएगा 32 cos। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 32 cos थीटा। अब 16 यहाँ पर क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का, 36 इज इक्वल टू 32 cos 30। अब यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 16 इज इक्वल टू 32 cos थीटा। 32 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 32, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 16 डबल 1 टाइम इसको 2 टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर? तो देखें cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या आती है? cos सिंपली 60 डिग्री। cos के अंदर जो माइनस होगा वो टर्म प्लस हो जाता है, लेकिन वो अलग cos है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स है तो ये हो जाएगा माइनस 60। माइनस 60 का मतलब ये है कि क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास क्या है 180, 90 प्लस में आ जाता है, तो 90 प्लस में cos 60 की वैल्यू किस तरह थी? मीन्स अगर मैं सपोज करें ये कर लें कि ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस, ये प्लस का y एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x मतलब cos, y मतलब साइन है, cos और साइन दोनों क्या है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपके पास क्या है नेगेटिव और साइन आपके पास क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखें थीटा नेगेटिव आएगी किसकी? cos इनवर्स में नेगेटिव आ रहा है तो मैं थीटा इज इक्वल टू माइनस 60। cos की एंगल जो है माइनस है, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है। तो अगर मैं देखूँ ये 60 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 60 होगा चाहिए यहाँ पे। क्लियर? दोनों तरफ 60 होना लाजमी है, लेकिन एंगल हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या होगी 90 और ये 30 एंगल, क्योंकि 60 तो यहाँ पर पड़ी है, ये 90 का क्वाड्रेंट है, 60 और 30 कितने 90, तो 90 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 120, या फिर माइनस 60 लिखें या थीटा इज इक्वल टू 120 लिखें, दोनों जवाब सेम है। अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट आ जाते हैं तो जो 60 एंगल है वो ये है। क्लियर? तो 180 और 60 कितने हो जाएंगे आपके पास? 180 और 60 कितने हो जाते हैं? 180 60 240, या फिर आपके पास क्या आ जाता है 240 पे भी एंगल आ जाती है। दोनों में कोई भी हो सकता है, मर्जी है, लेकिन ये मोस्टली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो 60 60, तो माइनस 60 लिखें या 120 लिखें, जवाब आप दोनों का सेम है। तो इस तरह आप फाइंड करते हो एंगल थीटा। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन वेक्टर, काफ़ी मतलब एक या दो से ज़्यादा वेक्टर डिफरेंट एंगल्स पे गिवन होंगे, तो उनका रिजल्टेंट किस तरह निकालेगा उसके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।